अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस एमसीक्यूज। सो ये इसका सेट नंबर 63 है। तो इस एमसीक्यू सीरीज के थ्रू हम लोग साइंस को रिवाइज कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज। आई विल रिप्लाई देयर। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी के मेरे लेक्चर सीरीज जो भी चल रहे हैं उनको भी देखना, तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी हार्मोन, ये पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ovulation in female and which in males is responsible for spermatogenesis। तो वो पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा है जो कि दोनों में काम करता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। फीमेल में वो जो है ओवल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और मेल्स में वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो हार्मोन कौन सा है जो पिट्यूटरी सिक्रीट करती है। तो जब हमने हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, या जब भी हार्मोन्स के बारे में कोई भी सवाल आता है तो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ हमेशा पिट्यूटरी के हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस, वेरियस ग्लैंड्स के हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बताएं, एलएच है इसका आंसर, एफएसएच है, ईस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन है? बताएं कौन सा हार्मोन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ईस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन है, जो कि दोनों में काम कर रहा है, मेल में भी फीमेल में भी। फीमेल में ओवुलेशन के लिए काम करता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए काम करता है। बताएं। तो इसका सही जवाब जो है दैट इज एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज द राइट आंसर। तो होता क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच जो दोनों के दोनों हार्मोन्स हैं, दोनों ही केसेस में मिलते हैं, मेल और फीमेल। ये सेक्स स्पेसिफिक हार्मोन्स नहीं है। ओके, तो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल ओवुलेशन के लिए है और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। एलएचएस एफएसएच दोनों, एलएच एंड एफएसएच सिक्रेटेड फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? गेमेटोजेनेसिस के लिए। गेमेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? गेमेटोजेनेसिस का मतलब है गेमीट्स फॉर्मेशन। गेमीट्स का क्या मतलब है? गेमीट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होगा उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं गेमीट्स। क्या होते हैं गेमीट्स? ओवम एंड स्पर्म। ओके, स्पर्म मेल के केस में एंड ओवम फीमेल के केस में। जब गैमीट्स फ्यूज होते हैं उनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हैप्लॉइड का क्या मतलब होता है? अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर तो हमारे पास 23 पेयर्स हैं। पेयर्स अगर हैं तो वो हैप्लॉइड नहीं है, वो डिप्लॉइड है। मतलब डिप्लॉइड का क्या मतलब है? एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो टोटल 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स। तो ओवम और स्पर्म के अंदर क्या होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या है? उसमें जो होता है एक ही क्रोमोसोम होगा, एक पेयर। तो जब दोनों मिलते हैं, स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं, तब वो दोबारा से डिप्लॉइड बन जाता है, जो कि और फिर फर्दर डिवीजन स्टार्ट होता है। तो ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। तो अगर आपसे कुछ भी घुमा फिरा के सवाल पूछा जाता है, स्पर्म्स एंड ओवम के केस में गेमीट्स हैं, गेमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो आपको इन टर्म्स का मतलब अगर पता रहेगा तो आप ये सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो एलएच और एफएसएच दोनों जो हैं कॉन्टिन्यूसली सिक्रीट हो रहे हैं पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो एलएच और एफएसएच की अगर हम बात करते हैं फीमेल्स के केस में, तो क्या होता है? एलएच और एफएसएच की कॉन्सेंट्रेशन, एलएच की स्पेशली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हमने आपको अगर याद है जब मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ाया था, तो ये देखिए एफएसएच और एलएच की अगर मान लीजिए वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये फर्स्ट डे है, जो ब्लीडिंग वाला पीरियड होता है, तो अगर हम उस दिन से फर्स्ट डे काउंट करना शुरू करते हैं तो जनरली इफ पर्सन इज हेल्दी तो उसके केस में क्या होता है? 14th डे जो होगा ओवुलेशन होगा। और ओवुलेशन कैसे होगा? एलएच का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बहुत हाई होगा। ओके, एफएसएच का कॉन्सेंट्रेशन भी हाई होगा, बट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, उसका कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हाई होगा, पीक करेगा। देखिए, तो उस टाइम पे क्या होगा? ओवम रिलीज होगा और फिर धीरे धीरे जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन फॉल करने लग जाएगी। अगर इस टाइम पर, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये वाला जो विंडो है, अगर इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो जो है जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अगर फर्टिलाइजेशन इस पीरियड में नहीं होता है तो क्या होगा? वो जो ओवम है धीरे धीरे एफएसएच एलएच का लेवल डिक्रीज कर जाएगा और यहाँ पे फिर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में दैट विल कम आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो ये जो है आप इसका जवाब समझ गए होंगे। तो ये हमने क्लास 12 के एनसीईआरटी से लिया था। तो आप थोड़ा थोड़ा जो है इसका मतलब भी समझ गए कि किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अलग अलग हार्मोन लेवल की वजह से रेगुलेट होता है, राइट। देखो,
जब ओवेरियन यहाँ पे इस वाले चार्ट में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, यू कैन रीड दिस चार्ट। देखो पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच रिलीज हो रहा है, ओवरीज से क्या हो रहा है, ओवरीज से डेवलपिंग फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम और ये सब हो रहा है। ओवरी से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये वाले एफएसएच एंड एलएच कौन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी। उसी वक्त पे ओवरी कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट। और फिर यूट्राइन इवेंट अगर हो रही है तो मेंसेस के ड्यूरेशन यहाँ पे देखिए, मेंस्ट्रुएशन है, ये फॉलिकल फेज है, ये ल्यूटियल फेज है, एंड ये नेक्स्ट साइकिल बिगिन है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, यू कैन टोटली रीड दिस, आपको सारा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, नेक्स्ट जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 1981 में एक फॉसिल डिस्कवर होता है जावा में, और वो हमारे ह्यूमन इंसेस्टर का फॉसिल है। Who was probably first of them to eat meat was named as, ये पूछा जा रहा है कौन सा फॉसिल जो है ह्यूमन का, वो जो डिस्कवर हुआ था 1891 में, जिससे हमें एविडेंस मिले थे कि भाई फर्स्ट जो ह्यूमन है वो मीट खाता होगा, उसके एविडेंस हमें मिले थे, राइट। उसके टीथ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था जिससे पता चलता है कि वो मीट ईटिंग पर्सन है। तो 1891 में वो डिस्कवर किया गया है। तो उसका नाम बताइए, होमो हैबिलिस था, होमो इरेक्टस था, निएंडरथल्स था, या ऑस्ट्रेलोपिथेसिस था, कौन सा था इसके अंदर से। अगर आपने बायो पढ़ रहे हैं, या अब बायो की बात भी नहीं है अभी, तो आप कई बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ आता है तो आपको इससे मालूम होना चाहिए। तो एक आंसर इज होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस जो है कंसिडर्ड एज वन ऑफ आवर फर्स्ट एंसेस्टर्स हु प्रोबेबली एट मीट। अगर हम होमो इरेक्टस की बात करते हैं तो होमो इरेक्टस जो थे हमारी अर्थ पर अब तक होमो सेपियंस से भी ज़्यादा जो टाइम पीरियड है बिता के गए हैं। दे वर, यू कैन से दे वर मोस्ट फिट टू लिव ऑन अर्थ। अर्थ पर रहने के लिए बहुत ज़्यादा फिट थे। हम अभी कितने पुराने हैं, होमो सेपियंस कितने पुराने हैं, होमो सेपियन मुश्किल से मुश्किल 10-12 हज़ार साल पुराने हैं होमो सेपियंस। उससे पहले जो थे होमो इरेक्टस जो थे वो यहाँ पे लाखों साल जी के गए हैं। ये पॉइंट मैं आपको क्यों डिस्कस कर रही हूँ, ये पॉइंट डिस्कस करने का मतलब ये है कि वो इतने ज़्यादा फिट थे हमारी अर्थ पर जीने के लिए, स्टिल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं कि होमो सेपियंस आर द सुपीरियर वंस और हम बहुत ज़्यादा फिट है अर्थ पर जीने के लिए, और हम जो है हमारी जो स्पीशी है वो इमॉर्टल टाइप की है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगी, तो दैट इज़ अ, क्या बोलूँगी मैं, फैलेसी इसके अंदर, इट्स नॉट ट्रू। जब हम एग्जाम्पल देख चुके हैं, होमो इरेक्टस दे वर सो अडेप्टेड फॉर लिविंग ऑन अर्थ बट स्टिल दे गॉट एक्सटिंक्ट। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अल्टीमेटली वी आर हेयर ट्रेवलिंग, ओनली ट्रेवलिंग, ओके। एनीवेज थोड़ा सा ये फिलोसफिकल था, बट दिस इज़ द राइट आंसर, ओके। इस वाले चार्ट को आप रीड कर सकते हैं फॉर योर इंटरेस्ट पर्पस। जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो रीड कर लीजिए आप। इसमें बताया गया है अलग अलग जो हमारे एंसेस्ट्रल जो फॉसिल्स हमको मिले हैं। होमो हेबिलिस कैसे थे, ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक थे, बीइंग वॉच 650 से 800 सीसी ब्रेन कैपेसिटी था इनका। होमो इरेक्टस थे, फर्स्ट इनका 1891 में फॉसिल मिलता है, ये प्रॉबेबली मीट ईटिंग थे और ये बहुत ज़्यादा फिट थे यहाँ पर रहने के लिए। निएंडरथल्स जो थे वो ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में मिले थे, 1 लाख से 40,000 साल पहले की बात है। ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी। देखिए ब्रेन कैपेसिटी क्यों लिखी जा रही है, ब्रेन कैपेसिटी इसलिए लिखी जा रही है क्योंकि आपके बॉडी के साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आपकी ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका दिमाग ज़्यादा है। तो जैसे जैसे होमो सेपियंस के अंदर क्या डिफरेंस था, होमो सेपियंस के अंदर डिफरेंस यही है कि उनके ब्रेन का साइज़ बड़ा हो गया। तो देवर होमो इरेक्टस का ब्रेन देखेंगे तो वो भी काफ़ी बड़ा है, जो इनकी जो स्कल की कैपेसिटी है काफ़ी अच्छी है। तो होमो सेपियंस की भी काफ़ी अच्छी है, तो हमारा दिमाग ज़्यादा डेवलप है, हम अपने ब्रेन से ज़्यादा काम कर सकते हैं। फ्यू ऑफ अस, ओके, सारे लोग तो अपना ब्रेन को संभाल के रखते हो ना, आप लोग अपना ब्रेन को यूज़ नहीं करते। तो ब्रेन को जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे वो इतना ही एक्टिवेट होता जाता है, ओके। तो ये 12th क्लास की एनसीईआरटी का सवाल था। नेक्स्ट जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है बीओडी। बीओडी क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड वर्ड है बीओडी, इसके बारे में इज वाइडली यूज टू मेजर वाटर क्वालिटी इन लॉट्स ऑफ सेक्टर, स्पेशली इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। इस बेस्ट डिफाइन है, उसका मतलब क्या है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की हम बात करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा है कम है हम बात करते हैं, उसको मेजर करने के लिए वाटर की क्वालिटी कैसी है। तो इसका मतलब वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय द बैक्टीरिया बाय माइक्रोब्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। सेकेंड है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रोब्स टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, या फिर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू प्यूरिफाई 1 लीटर ऑफ वाटर। क्या मतलब है बीओडी का, क्या उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर में वो है, या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन
कितनी नीडेड है प्यूरिफाई करने के लिए 1 लीटर वाटर को, या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड है बाय माइक्रोब्स टू प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रोब्स टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो किसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बताएं। इसका सारे मिलते जुलते लगेंगे आपको, लेकिन अगर आपको याद है जब मैं आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पढ़ा रही थी एनसीईआरटी के केस में, और तब मैंने आपको बताया था ये वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो माइक्रोब्स जितने प्रेजेंट हैं उस वाटर में, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होगा उतना ही डर्टी वाटर है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होगा माइक्रोब्स को उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी उस ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए। तो इसी तरीके से हम नापते हैं। तो सेकंड इज द राइट आंसर। ऑर्गेनिक मटेरियल जितना पड़ा है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरियाज को कितना ऑक्सीजन लगेगा, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उतनी ज़्यादा उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरियाज को, राइट। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रोब्स टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर, जितना गंदा पानी उसका मतलब है उसके अंदर और ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। हम इसको नापते हैं, 1 लीटर पानी लेते हैं। कैसे करते हैं हम इसको, जो भी हमें जिस भी जगह की बीओडी निकालनी है, किसी लेक की, किसी नाले की, किसी नदी की, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से 1 लीटर पानी लेंगे, उसको उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई देते जाएंगे, काउंटेड मतलब मेजर करते हैं लैब में, और देखेंगे कि कब वो पानी पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल फ्री हो गया। उस पानी के अंदर कुछ माइक्रोब्स होंगे, उनको ऑक्सीजन चाहिए उस ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करने के लिए। तो कितना देर के बाद वो डिग्रेड पूरा कर पाते हैं, जितनी ऑक्सीजन यूज़ हुई उतनी ही हम बता देते हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ हुई ज़्यादा गंदा पानी है, कम ऑक्सीजन यूज़ हुई कम गंदा पानी है। ओके, सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन रीड फ्रॉम दिस स्लाइड डिटेल्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली प्लाज्मा डिस्प्ले टेलीविजन जो है, प्लाज्मा वाले जो टेलीविजन आपको देखने को मिलते हैं, वो ट्रेंडिंग इन डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, इन विच सम प्लाज्मा सेल्स वर यूज्ड टू चेंज द कलर, विच स्टेटमेंट अबाउट द प्लाज्मा इज करेक्ट। तो अब ये प्लाज्मा जो टीवी है जो हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में, वो प्लाज्मा क्या होता है उसके बारे में स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि प्लाज्मा इज अ हाई एनर्जी लिक्विड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द एनर्जी। दूसरा कहता है प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच इज आयनाइज्ड एंड हैज वेरी हाई एनर्जी। थर्ड कहता है कि प्लाज्मा इज अ लो एनर्जी नोबल गैस विच ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड। और फोर्थ कहता है नन ऑफ द अबव। ओके, स्पेलिंग नन का ठीक करना है, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। क्या प्लाज्मा हाई एनर्जी लिक्विड होता है जो कि रिस्पॉन्स होता है चेंज इन एनर्जी के लिए? क्या प्लाज्मा एक स्टेट ऑफ मैटर है जो कि आयनाइज हो जाता है, विच इज आयनाइज, जो आयनाइज स्टेट ऑफ मैटर है और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है? या फिर प्लाज्मा जो है नोबल गैस है एक तरीके की जो कि ग्लो करता है जब उसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, या कोई भी नहीं है इसमें से? तो इसका सही जवाब है यस, इसका सही जवाब है प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच इज आयनाइज्ड एंड हाई एनर्जी। ओके, तो ये इसका सही जवाब है। तो अगर हम बात करते हैं मैटर की कितने टाइप की होती है, तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को ही जानते हैं अभी तक, जो 3 टाइप की मेटल है। बट प्लाज्मा जो है 4th स्टेट ऑफ मैटर है, वो क्या होती है? 4th स्टेट ऑफ मैटर है विच कम्स आफ्टर गैस। गैस के भी बाद आती है। तो व्हेन गैस आर गिवन वेरी हाई एनर्जी इज आयनाइज्ड एंड चार्ज इनटू प्लाज्मा। मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी आपको बताया है प्लाज्मा में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब आयनाइजेशन हो जाती है उसमें। इट हैज हाई एनर्जी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन एनर्जी। हियर प्लाज्मा डिस्प्ले इज इट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, तो ये जो है आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। तो प्लाज्मा जो होती है 4th स्टेट ऑफ मैटर होती है जो कि आयनाइज्ड होती है, राइट, आफ्टर गैस वो बनती है। 5वां सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस, कौन सी फंगस जो है यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज की जाती है, बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटी ऑफ लिविंग बोथ कंडीशन, ऑक्सीजन रिच कंडीशन एंड इन टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बोल रहा है इसमें से कौन से टाइप की जो फंगस है जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, क्या प्रॉपर्टी है कि उसे हम ऑक्सीजन रिच एनवायरमेंट में भी यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन डेफिसिट एनवायरमेंट में भी यूज कर सकते हैं, मतलब एरोबिक कंडीशन में भी रहेगी, एनारोबिक कंडीशन में भी रहेगी वो। तो उसका आंसर बताइए आप। यीस्ट है, म्यूकोर है, वोल्वॉक्स है या एल्ब्यूगो है? तो कौन सा फंगस है जो इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है? देखिए, अगर आपको इसका सवाल सीधा भी नहीं, जवाब सीधा भी नहीं पता, तो आपको कम से कम ये जरूर पता है, जब हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे या बहुत बार हम सवाल भी करते हैं, तो वो कौन सी फंगस है जिसको सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है? तो बार बार आपने सुना होगा यीस्ट का नाम आता है। तो यीस्ट आप इसको इनडायरेक्ट तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यीस्ट इज द राइट आंसर। तो यीस्ट जो फंगस है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में ही काम करती है।
कब इसको डिस्कवर किया गया था? इसको लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था 1957 में। ओके, फर्मेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन में जो यीस्ट है इथेनॉल को प्रोड्यूस, इथेनॉल विच इज एन अल्कोहल वी यूज्ड इन बिवरेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट। तो यीस्ट जो है वो विद नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, उसको जो है कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल में, मतलब वो फर्मेंट कर देती है उसको। तो उसको हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, ब्रेड मेकिंग में, इस तरह से वो यूज़ की जाती है। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन एंड स्टिमुलेट्स विग्रस कंट्रैक्शन एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। जो चाइल्ड बर्थ होता है, जिस टाइम पे 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं एक फीटस को वूम के अंदर, तो उस टाइम पे चाइल्ड बर्थ वाला जो प्रोसेस है उसको पार्ट्यूरेशन बोलते हैं। ये पूछ रहा है आपसे सवाल में वो कौन सा हार्मोन है जो पार्ट्यूरेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और जिसकी वजह से आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी मिल्क इजेक्शन होता है मेमरी ग्लैंड से। तो वो कौन सा हार्मोन है फीमेल्स के अंदर जो ये काम करता है? वो वेसोप्रेसिन है, वो ऑक्सीटोसिन है, वो सोमेटोस्टैटिन है या प्रोलैक्टिन है? कौन सा हार्मोन जो है ये सारे काम करता है? तो बहुत आसान सवाल, एनसीईआरटी में हमने डिस्कस भी किया था, आपको पता भी होगा। तो ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर। तो ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो कि रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। किस टाइम पे रिलीज होता है? चाइल्ड बर्थ के टाइम पे रिलीज होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन रिलीज ऑक्सीटोसिन इज स्टिमुलेटेड बाय प्लेसेंटा विच कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जो बेबी बॉर्न होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, वो इसी के द्वारा स्टिमुलेट होता है। ओके, इस वाले हार्मोन का, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का बहुत मिसयूज भी होता है। ओके, इसके अप्लाइड पार्ट में आप समझ सकते हैं। प्रोलैक्टिन जो है, जो दूसरा हार्मोन है, देखो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इजेक्शन ऑफ मिल्क में स्टार्ट कर देगा और कंट्रैक्शन कर देगा, हेल्प करता है। और प्रोलैक्टिन क्या करता है, ऑन द अदर हैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो दो हार्मोन काम कर रहे हैं, एक ऑक्सीटोसिन काम कर रहा है जो रिलीज ऑफ मिल्क का काम कर रहा है, प्रोलैक्टिन जो काम करता है वो करता है ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड। जो मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ होती है वो प्रोलैक्टिन की वजह से होती है। वैसोप्रेसिन क्या करता है, वैसोप्रेसिन जो करता है किडनी के ऊपर काम करता है एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वो किडनी के ऊपर काम करेगा। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, इनहिबिटरिंग हार्मोन है विच इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो स्टोमेटोस्टैटिन मतलब उसको रोकेगा, ग्रोथ हार्मोन और नहीं बढ़ना चाहिए। अगर एक्सेस में ग्रोथ हार्मोन होगा तो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियाँ बहुत लंबी हो जाएंगी, बहुत लंबे इंसान बन जाएंगे, राइट। तो ये इस तरीके के हार्मोन्स हैं, यू कैन टोटली रीड। अगला जो सवाल है CDS 2019 एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ व्हाट? क्या डिस्कवर किया गया था? तो सीधा सीधा एनसीईआरटी का सवाल है, छोटी क्लास की एनसीईआरटी, 7-8 क्लास की एनसीईआरटी का सवाल है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है रदरफोर्ड जो है उन्होंने अपना एक मॉडल बनाया था, रदरफोर्ड का मॉडल सबसे पहले दिया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो उस टाइम पर उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए थे, प्रोटॉन्स डिस्कवर किए थे, एटॉमिक न्यूक्लियस डिस्कवर किया था या न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किए थे? बताएं। तो बड़ा मतलब सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स। तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं कुछ सीधे चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए, क्रॉस कर गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट बैक हुए एकदम से। तो उन्होंने पता लगाया कि भाई कोई एक छोटी सी चीज़ है एटम के बीच में जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि उसको वापस भेज रही है अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस का पता लगाया था, क्योंकि वो छोटी सी चीज़ कौन है? एटॉमिक न्यूक्लियस। फिर लेटर ऑन और डिस्कवरीज होते हैं, वो बताते हैं कि भाई एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ साथ उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन नाम की चीज़ भी चक्कर काटती है। तो अलग अलग साइंटिस्ट फिर और डिस्कवरीज करते गए, लेकिन न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से बता दिया था। ओके, बाकी का एक्सप्लेनेशन यू कैन टोटली रीड। ये पूरा एक्सपेरिमेंट किस तरीके से हुआ, गोल्ड फॉइल यहाँ पे बीच में लगा दिया, बहुत सारे पार्टिकल इधर उधर चले गए, वही है, स्कैटर हो गए, और कुछ जो थोड़े से पार्टिकल्स थे वो जो थे वो वापस आए। अगला जो सवाल है वो भी CDS एग्जाम 2019 में पूछा गया था। बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट की बात हो रही है। बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट ये एक क्या है? ये एक सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये प्लाज्मा है, या ये स्टेट ऑफ कंडेंस मैटर है? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट क्या है ये? तो बताएं क्या है ये?
बताइए क्या सही जवाब है? सॉलिड स्टेट है ये मैटर की, प्लाज्मा है ये, या स्टेट ऑफ कंडेंस मैटर? देखो प्लाज्मा तो नहीं होगा, अभी हमने पढ़ा था तो कि प्लाज्मा जो है एक अदर स्टेट ऑफ मैटर है, फोर्थ स्टेट। ओके, तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है, स्टेट ऑफ कंडेंस्ड मैटर हो सकता है। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो ये क्या है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट BEC, ये एक स्टेट ऑफ मैटर है विच इज टिपिकली फॉर्म्ड व्हेन अ गैस ऑफ बोसोन एट लो डेंसिटीज इज कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। प्लाज्मा कैसे बन रहा था? प्लाज्मा जो बन रहा था आयनाइज्ड हो रहा था, मतलब गैस के भी बियॉन्ड वाली स्टेट थी। ये क्या है? जब गैस को आप बिल्कुल लो टेम्परेचर पर फ्रीज कर देते हैं एब्सोल्यूट जीरो पर, तब ये बनती है स्टेट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन रीड, क्योंकि ये एडवांस फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं, आराम से बैठ के पढ़ लीजिए। तो जब ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती है ना, एब्सोल्यूट जीरो कंडीशन, तो लार्ज फ्रैक्शन ऑफ बोसोन ऑक्यूपाई द लोएस्ट क्वांटम स्टेट एंड एट विच पॉइंट माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिक्स फिनोमिना शुरू होता है। देखिए भैया ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट फिनोमिना, मतलब डिफिकल्ट नहीं, मतलब ऐसा फिनोमिना है जिसको समझाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो यू कैन टोटली रीड। हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस? जो स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक बीमारी है, उसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है? आसान सवाल, एनसीईआरटी का। लेशमेनिया है वो, ट्रिपैनोसोमा है, या एस्कैरिस है, या हेलिकोबैक्टर है? बताएं। हमने इसमें पढ़ा था, मैंने आपको चार्ट बना बना के पढ़ाया है, खुद से मैंने आपको स्पेशल चार्ट दिए थे, स्टार लगाया था उस पर, बोला था आपको कि लर्न कर लेना। उसी चार्ट में से एक चार्ट में से ये सवाल आया है। तो बताएं, एनसीईआरटी में पूछा गया था, एनसीईआरटी में इसके बारे में डिस्कस भी किया गया है। तो इसका सही जवाब है सेकंड, ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा कहाँ पे मिलता है? ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस बोलते हैं इसको, स्लीपिंग सिकनेस को, और ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। तो ये कॉज कैसे होती है? कॉज बाय इन्फेक्शन विद प्रोटोजोअन पैरासाइट बिलोंगिंग टू जीनस ट्रिपैनोसोमा। तो ये आता कैसे है ये पैरासाइट? वेक्टर के थ्रू। और वेक्टर कौन है? जैसे मॉस्किटो वेक्टर होता है, जैसे मच्छर वेक्टर होता है, मक्खियाँ वेक्टर होती हैं, और कुछ भी वेक्टर हो सकता है, उनके अंदर वो प्रोटोजोआ होगा, वो हमको काटेंगे तो प्रोटोजोआ ट्रांसमिट हो जाता है हमारे ब्लड में, ऐसा होता है। ठीक है, मैंने मलेरिया का साइकिल आपको पूरा पढ़ाया था, कुछ कुछ ऐसा ऐसा ही इसका भी होता है। तो होता क्या है, जो टेस्टिस फ्लाइज जो होती हैं, जो अफ्रीका में मिलती हैं, सब सहारन अफ्रीका में, उसमें से सिर्फ कुछ वेराइटी की जो टेस्टिस फ्लाइज होती हैं वो करती हैं स्लीपिंग सिकनेस। वो उन फ्लाइज के अंदर वो प्रोटोजोआ रहता है ट्रिपैनोसोमा नाम का। तो ये जब फ्लाइज काटती हैं किसी और को, किसी ह्यूमन को, तो वो पैरासाइट को उसके अंदर, वो प्रोटोजोआ को उसके अंदर ट्रांसमिट कर देती है, और वो प्रोटोजोआ ग्रो करता है फिर बॉडी के अंदर। तो सारी की सारी टेस्टिस फ्लाइज नहीं कॉज करती, उसमें से कुछ ही कॉज करती हैं। द रूरल पॉपुलेशन लिविंग इन रीजन वेयर ट्रांसमिशन अकर्स एंड विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग आर द मोस्ट एक्सपोज एरियाज फॉर टेस्टिस फ्लाइज। अब आप एक चीज़ देखिएगा, बड़ी आयरनी है ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, मक्खी, मच्छर, इन सब चीज़ों से फैल रही है, मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है। वहाँ पे कौन काम कर रहा है? वहाँ पे सबसे पुअर पॉपुलेशन काम करती है। तो बड़ी आयरनी है, ये सारी की सारी बीमारियां मोस्टली आपको पुअर पॉपुलेशन में देखने को मिलेंगी, और इतनी जल्दी इनका डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता, और पुअर पॉपुलेशन में हो जाती है जिनके पास साधन भी नहीं है, उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं होता अपना इलाज कराने के लिए। बहुत आयरनी है, समटाइम्स आई फील दैट। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव स्मूथ मसल? कौन से ऑर्गन के अंदर स्मूथ मसल्स होते ही नहीं है? वो कौन सा ऑर्गन है? तो यूट्रस है वो, या आइरिस ऑफ आई है, या ब्रोंकाई ऑफ लंग है, या बाइसेप्स है? कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर स्मूथ मसल नहीं होते? देखिए ये थोड़ा अप्लाइड सवाल होता है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्मूथ मसल नहीं है जिस ऑर्गन के अंदर। तो ये कैसे आप पता लगाओगे? आप स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल के बारे में जानते हैं। कार्डियक मसल तो चलो अलग है, वो तो सिर्फ हार्ट में है। स्मूथ मसल के बारे में ये था कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर रहती है, और स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में रहती है। तो हमारे कंट्रोल से बाहर, यूट्रस क्या हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। आइरिस ऑफ द आई हमें पता नहीं चलता, आंख में कोई भी रोशनी पड़ी हमारी मर्जी से थोड़ी होता है कि हमें अच्छे से दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, अपने आप होता है। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, क्या आप अपनी मर्जी से अपनी सांस रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, वहाँ पे भी स्मूथ मसल्स लगी हुई हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में रहती है? वो होती है आपकी बाइसेप्स। तो बाइसेप्स जो होती हैं वो आप अपनी कंट्रोल में होती हैं, आप चाहें तो अपना हाथ हिलाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं हिलाएंगे अपना हाथ, तो वो हमारे कंट्रोल में है, वहाँ पे स्मूथ मसल्स नहीं है। तो दिस वाज लिटिल अप्लाइड क्वेश्चन। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, जब भी आप कुछ पढ़ते हो, इसका एक्सप्लेनेशन आप पूरा पढ़ सकते हैं, स्मूथ मसल कहाँ है और स्ट्राइटेड मसल्स कहाँ हैं, काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी गई है, यू कैन टोटली रीड। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब हम साइंस पढ़ रहे होते हैं ना, देखो साइंस को ना बहुत ज़्यादा रटना नहीं होता।
साइंस में बहुत ही थोड़ी चीज़ें हैं रटने के लिए। साइंस का किसी भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं है। इनफैक्ट हिस्ट्री में भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं रटना है, आपको समझनी है सारी चीज़ों को। तो साइंस तो ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारा समझना होता है। तो पॉइंट इज वेन एवर यू आर रीडिंग योर टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, स्मूथ मसल, स्ट्राइटेड मसल, फंक्शन ऑफ आई, फंक्शन ऑफ ईयर, या एटम्स के बारे में पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स के लॉज पढ़ रहे हो, न्यूटन पढ़ रहे हो, कोई और साइंटिस्ट पढ़ रहे हो, तो जब पढ़ते हो ना तो उसकी एक रीडिंग को निकल मत जाया करो। इतना वक्त कम नहीं है आपके पास उतना वक्त है। अल्टीमेटली दिस इज योर लाइफ, आप जी रहे हैं ना इस जिंदगी को। तो जब भी आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, नॉट ओनली साइंस बट साइंस के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जब भी एक टॉपिक पढ़ा थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बैठा करो और सोचा करो कि अगर ये मेरी सीरीज़ खत्म होगी तो प्लीज़ 5 मिनट के लिए बैठना इस सीरीज़ को देखने के बाद और सोचना कौन से 10 सवाल डिस्कस हुए थे, उन सवालों के अंदर कॉन्सेप्ट क्या था, डू यू स्टिल रिमेंबर दोज कॉन्सेप्ट, या सिर्फ और सिर्फ जब आप देख रहे थे स्क्रीन पर मुझे सिर्फ आपको तभी समझ में आया, उसके बाद समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, उसके बाद याद रहा, क्या आप अपने छोटे भाई बहन को समझा सकते हैं, क्या आप अपने मॉम डैड को समझा सकते हैं वही कॉन्सेप्ट को। अगर समझा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा सकते तो नहीं समझ में आया आपको, सिंपल सा फंडा है। तो कम से कम ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आई एम नॉट सेइंग कि हर वक्त जाके जो कुछ भी पढ़ा है आप मम्मी को जाके बता रहे हो कि आपको पता है स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पे होती है, नॉट लाइक दैट। बट जो भी इंटरेस्टेड हो या जो डे टू डे फिनोमिना में आप चीज़ें देखते हो, कुकिंग कैसे होती है उसमें साइंस है, फ़ैन कैसे चल रहा है उसमें साइंस है, हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, सारे सब्जेक्ट्स आपको वहीं मिलेंगे आपके चारों तरफ। तो यू जस्ट ट्राई टू अप्लाई ऑल दो सब्जेक्ट्स और उनको उस तरीके से लर्न करने की कोशिश करो, तो फिर आपको वो कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप उसमें फंडा अप्लाई कर दोगे, अगर दही जम रहा है तो उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है तो आपको पता चल जाएगा। मिल्क से अगर आपका मिल्क ख़राब हो गया है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको कर्डिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपके घर में नींबू है उसको डाल के कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है, जो कर्डिंग होती है उसमें क्या होता है, कैल्शियम का क्या फॉर्मेशन हो जाती है, कैल्शियम होता है मिल्क के अंदर। कैल्शियम रिच मिल्क को जब आप उसको विटामिन सी के साथ एक्सपोज कर दोगे तो क्या चिलेशन प्रोसेस हो जाएगा उसके अंदर, या जो भी प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझनी पड़ेंगी। एंड अगर आप अप्लाई करके सिर्फ साइंस ही नहीं बाकी के सब सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो, तो भी मैं आपको यही समझाती हूँ वाइल रीडिंग हिस्ट्री ऑल्सो, जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो थोड़ी देर बैठो 5 मिनट और देखो कि उस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा। अगर आपने हुमायूं के बारे में पढ़ा, जहांगीर के बारे में पढ़ा, तो थोड़ी देर सोचो कि जहांगीर हुमायूं से कैसे डिफरेंट था, औरंगजेब जहांगीर से क्यों डिफरेंट था, मुगल्स जो थे उससे पहले वाले दिल्ली सल्तनत से कैसे डिफरेंट थे। और अगर हम अशोका को और मुगल को कंपेयर करते हैं, इस तरीके की कंपैरिजन देखा करो। अशोका और मुगल को अगर हम कंपेयर कर देते हैं तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या डिससिमिलैरिटीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें आप किया करो। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सीरीज़ देख के काफ़ी चीज़ें समझ में आए होंगी और आपकी ढेर सारी लर्निंग हुई होगी। आपको ये भी समझ में आया होगा कि पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। सो पढ़ते रहिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।